हेलो गाइस, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटीके एजुकेशन का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण को पढ़ रहे हैं। यह आपका 12th मैथमेटिक्स का नवा चैप्टर है गाइस। बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर है और आज की वीडियो के बाद तो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है गाइस, पहले तो मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो चीज़ें कितनी हार्ड है और वो कितनी इंपॉर्टेंट रखती हैं, है ना। तो सब चीज़ें पहले हम लोग जान लेंगे, उसके बाद ही चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, चलो मैं ये पर्ची ले आता हूँ जो मैं आपके लिए बनाई थी। यहाँ पे मैंने बना रखी है, आप इसको समझो पहले आराम से। देखो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है ना, ये आपको घात निकालना और कोटि निकालना सीखना है। यहाँ मैंने खाली घात ही लिखा है, कोटि भी है इसके साथ। घात निकालना कोटि निकालना सीखना है। ये आपका 9.1 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करो। दूसरा जो है ना आपका एक्सरसाइज 9.2 है ना, ये आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। एक साइड कुछ दिया होगा, दूसरी साइड कुछ दिया होगा, दोनों को प्रूफ करके इक्वल लाना होगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपको ए और बी को कुछ हटाना होता है ना, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। जो 9.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको विशिष्ट और व्यापक हल, आपने नाम सुना होगा हो सकता है, वो आपको सीखेंगे। ठीक है, और 9.5 में आप गाइस समघातीय जो है ना, कोई भी जैसे कि कोई भी अवकल समीकरण होती है वो कहीं समघातीय है तो उसका विशिष्ट और व्यापक हल हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग 9.5 में सीख लेंगे। और उसके बाद 9.6 में dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले जो रूप में क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। कठिनाई की बात कर लें, कौन कितना हार्ड है उसकी बात कर लें, तो जिसके पास जितने ज़्यादा स्टार वो उतना ही हार्ड। तो यहाँ पे जैसे इसके पास 1 स्टार है तो बहुत ज़्यादा सरल है। यहाँ पे आपके पास इसके पास भी 1 स्टार है तो ये भी सरल हो गया। इसके पास 3 स्टार है, वही थोड़ा सा हार्ड मान के चलना इस वाले पोर्शन को 9.3 वाले, और इसके पास 2 है, वही सरल ही मान के चलो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बट जो आपका समघातीय वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है गाइस। देखो 5 स्टार दे रखे हैं, बट आप चिंता मत करो, मैं आपको बिल्कुल सरल करके पढ़ाऊँगा, बिल्कुल मक्खन कर दूंगा। और उसके बाद जो आपका चौथा है, यहाँ पे 4 स्टार आपको दे रखे हैं। छठे नंबर पे 9.6 है, ये भी थोड़ी बहुत हार्ड ही समझना। और कहीं इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो यहाँ पे आपका पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना, बट गुड है भाई, पढ़ तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद जो ए बी को हटाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद चौथा जो है व्यापक और विशिष्ट है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और समघाती वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका पूरा चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है dy/dx प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू के रूप में वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, चलो ये सब पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग शुरू करते हैं, घात और कोटि ज्ञात कैसे करते हैं। गाइज यहाँ पे हम लोग घात और कोटि को ज्ञात करना सीख रहे हैं। गाइज सबसे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को, नई चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या चीज़ है, देखो गाइज, यहाँ पे हम लोग पहले देखते थे कि हमारा जो है dy/dx लिखा है कि नहीं। हम लोग y का अवकलन कर रहे थे, ऐसे हमारा मान लो कहीं हमने डबल अवकलन भी पढ़े हैं। ठीक है, d²y/dx² वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिपल वाले भी देखने को मिलेंगे अधिकतर जगह पे, d³ y/dx³। ठीक है, और आगे वाले जो आप बीएससी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर गाइस, इनको यहाँ पे कुछ चीज़ ये बता रहे हैं ऐसे लिखना है, वो आप समझो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप इसे dy/dx को खाली y लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, y डैश लिख सकते हैं, y नहीं लिखते हैं, खाली y डैश लिख सकते हैं। और d²y/dx² को आप y डबल डैश लिख सकते हैं। और उसके बाद आप जो d³ y/dx³ है इसको आप y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये लिखा भी जाता है पूरे चैप्टर में, तो इस चीज़ को जरा ध्यान देना। जिसका एक बार अवकलन हो रहा है उस पर 1 डैश, जिसका 2 बार हो रहा है उस पर 2 डैश, और जिसका 3 बार हो रहा है उस पर 3 डैश। सिंपल सी तो बात है गाइस। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि आखिर अवकल समीकरण की घात और कोटि कैसे निकालते हैं और ये होती कैसे, दिखती कैसे अवकल समीकरण। आखिर यहाँ पे मैं एक अवकल समीकरण लिखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक अवकल समीकरण लिखी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो, और लिखा भी मिलेगा आपको d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी वही चीज़ है जो ऊपर लिखी है। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से अवकल समीकरण है जिसमें dy/dx का कोई भी पोर्शन आपको दिख जाता है वो आपकी एक अवकल समीकरण हो जाती है। तो यहाँ पे ये अवकल समीकरण है। चलो इसी को देख लेते हैं, इसमें घात और कोटि हम फाइंड कैसे करेंगे आखिर। देखो गाइस, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि अधिकतम अवकलन कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, देखो यहाँ तो एक ही बार हो रहा है अवकलन, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ मायने ही नहीं रखता है, कांस्टेंट है ये। यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा अवकलन सर, यहाँ पे देखो d²y/dx²। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवकलन हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, 2 बार,
है ना, क्योंकि 2 बार हो रहा है। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 हो रहा है ना, तो इसकी जो कोटि होगी गाइस, देखो सिंपल सी बात है, जो इसकी कोटि होगी वो आपकी हो जाएगी 2। ठीक है गाइस, ये आपकी हो जाएगी 2। और अधिकतम अवकलन जहाँ पे हो रहा है उसकी पावर कितनी है, ठीक है, उसकी घात कितनी है, वही आपकी रियल घात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम अवकलन हो कहाँ रहा है, पहले हमने ये देखा यहाँ पे हो रहा था, तो इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर भाई कुछ नहीं, उसकी पावर 1 होती है, हम सबको पता है, तो इसकी पावर 1 है, तो घात 1 हो गई। तो कोटि 2 और घात 1, कोटि और घात हमने पहचान ली। देखो गाइस इस अवकल समीकरण की एक और देखते हैं गाइस। गाइस यहाँ पे मैंने एक और अवकल समीकरण लिख दी भाई। अब इसका बताओ क्या क्या होगा, आप खुद ही बताओ एक बार कमेंट में जाके। देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने पावर 4 देख ली सबसे ज़्यादा, तो इस पे मत आ जाना, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पे कोटि निकालनी होती है क्वेश्चंस में। वहाँ पे हमेशा यही आएगा कोटि और घात याद करें, तो कोटि निकालो सबसे पहले। तो कोटि के लिए मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ पे हो रहा है, इसको आप कहीं नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है देखो यहाँ पे, क्योंकि टोटल में है ना, और ये डिवाइड है ऐसे, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कह सकते हैं इसे हम लोग। ठीक है, और इसका पावर 4 यहाँ पे दे रखा है इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लो ना आता हो तो, कितनी बड़ी बात है, छोटी सी तो बात है। ठीक है सर, आपने ऐसे लिख दिया, बढ़िया बात की। अब यहाँ से क्या करें, देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे हो रहा है अवकलन सबसे ज़्यादा, जैसे पहले वाले में यहाँ पे हो रहा है ना सबसे ज़्यादा अवकलन। तो जब यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा अवकलन, तो कितनी बार हो रहा है, मतलब कितना अवकलन हो रहा है, तो डी स्क्वायर यानी 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे भाई कोटि 2 हो गई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपकी कोटि हो गई 2। ठीक है, कोटि हो गई 2 गाइस। यहाँ पे कोटि जब 2 हो जाती है, तो अब हम देखेंगे कि इसकी घात कैसे पहचाने। तो अधिकतम अवकलन कहाँ पे हो रहा है, उसकी पावर कितनी है। तो अब यहाँ पे मत आ जाना कि ये तो अधिकतम अवकलन हो ही नहीं रहा है, तो इससे मतलब ही नहीं है हमें, इसी से मतलब है। तो इसकी पावर 2 है, इसका मतलब हमारी जो घात होगी वो 2 हो जाएगी, है ना। घात ज़्यादा 4 है, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कम अवकलन वाला है, इससे बड़ी चीज़ हमको पहले मिल गई, तो इसकी पावर तो 2 है। तो जो बड़ी चीज़ है उसकी पावर जितनी होती है वही घात होती है। ठीक है गाइज, एक चीज़ और होती है, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ वाई डैश, ठीक है, प्लस कह सकते हैं हम लोग साइन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। मान लो ये ऐसी कोई अवकल समीकरण है, ये भी अपने आप में एक अवकल समीकरण है। ठीक है गाइस, तो ऐसी जो अवकल समीकरण है, इसकी कोटि और घात कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन हमको दिख गया, कोई हमको क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन दिख गया, है ना। तो इसकी कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ देखो त्रिकोणमितीय फंक्शन तो दिखा, उसकी कोई गलती नहीं है, दिखा भाई होता है ना। अवकल समीकरण में कहीं त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो सही बात है, लेकिन त्रिकोणमितीय फंक्शन के कोण में देखो, यहाँ पे जो कोण है ना त्रिकोणमितीय फंक्शन का, वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। कहीं यही अवकल समीकरण ऐसे लिखी होती, मान लो वाई डैश प्लस डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, ऐसी होती कहीं ये अवकल समीकरण, तो ये अपरिभाषित नहीं होती। ठीक है, ये अपरिभाषित कब है, जब साइन के कोण में डी वाई ओवर डी एक्स घुस गया है, तब हम इसकी ना कोटि निकाल पाएंगे, ना ही कोटि निकाल पाएंगे गाइस, और ना ही इसके हम लोग घात निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कहीं ऐसा कोई अवकल समीकरण है तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल देंगे, देखो सर यहाँ भी अधिकतम अवकलन, यहाँ भी अधिकतम अवकलन, क्योंकि एक ही बार हो रहा है अवकलन, तो यहाँ पे हमारी कोटि 1 हो जाएगी गाइस। ठीक है, यहाँ पे कोटि 1 हो जाएगी, और जो कोटि है 1, उसकी पावर कितनी आके, इसकी पावर 1 है, और कहीं इसके लिए भी देख लें तो इसकी पावर भी 1 ही है, तो पावर 1 है यानी घात 1 हो गई। तो यानी इसके लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं, और ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये बात समझना आपको, कहीं किसी भी त्रिकोणमिति के कोण में कोई डी वाई ओवर डी एक्स के रूप में लिखा है तो वो अपरिभाषित फंक्शन है। ठीक है गाइज, अब आप 9.1 एक बार बैठ के करना, और कोई क्वेश्चन ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछना। ठीक है गाइज, हम लोग 9.2 पे आते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है। तो ये जो क्वेश्चन हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और एक साइड एक अवकल समीकरण दी जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कोई एक फंक्शन दे रखा है, मान लो y बराबर e की पावर -3x, और इसके बराबर में ऐसे यहाँ पे सच डैट करके एक यहाँ पे कोई अवकल समीकरण दे रखी है। चलो मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ सीधे सीधे। तो यहाँ पे एक आपको अवकल समीकरण देखिए, y डबल डैश प्लस y डैश और -6y इक्वल टू 0, ये आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है। तो ये कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि ये जो फंक्शन है ना, ये इस अवकल समीकरण पे सही बैठ रहा है। यानी आप इसका y डबल डैश निकालो, y डैश निकालो, और उसको माइनस करो 6y से, तो आपका 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं गाइस, क्या बड़ी बात है इसमें। तो सबसे पहले y डैश निकालना पड़ेगा हमें। तो y डैश के लिए हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स
ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ 3x। तो ई की पावर माइनस ऑफ 3x का क्या होगा, ई की पावर माइनस ऑफ 3x, लेकिन डी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ 3x फिर बच जाएगा। भाई श्रृंखला नियम पढ़ रखा है हमने 5वें अध्याय में। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 3 ई की पावर माइनस ऑफ 3x, ये आ जाएगा। अच्छा चलो डबल डिफरेंशियल करो, तो डबल डिफरेंशियल में क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स हम कह सकते हैं, इसका एक बार अवकलन कर दिया, इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं हम लोग, माइनस ऑफ 3 ई की पावर माइनस ऑफ 3x। ठीक है सर, कॉन्स्टेंट को बाहर फेंक दो सर, -3 लो भाई फेंक दिया। डी अपॉन डी एक्स क्या बचा, अब डी अपॉन डी एक्स बचा ई की पावर माइनस ऑफ 3x। तो डी अपॉन डी एक्स, कहीं मैं देखूँ डी अपॉन डी एक्स ई की पावर -3x मेरा ये मिल रहा था, तो मैं इस टोटल की जगह माइनस ऑफ 3 लिख दूंगा और इस टोटल की जगह यही ले आके लिख दूंगा, तो माइनस ऑफ 3 ई की पावर -3x। ठीक है सर, बिल्कुल सही किया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 ई की पावर -3x, ये इसका वाई डबल डैश आ गया देखो, और वाई डैश ये आ रहा था। ठीक है, दोनों चीज़ हमने निकाल ली अच्छे से। अब गाइस जो मुझे फंक्शन में काम है, फंक्शन में मुझे काम किसका है, y का काम है, एक तो y डैश का काम है और y डबल डैश का काम है। इन तीनों की वैल्यू मैंने लिख दी। y की वैल्यू कहाँ, क्वेश्चन ही है y की वैल्यू को मैं तो क्वेश्चन ही दे रखा है मुझे। उसके बाद y डैश की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे जस्ट निकाली थी, देखो y डैश की वैल्यू निकाल दी थी मैंने। उसके बाद y डबल डैश की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने ये निकाल दी है देखो। ठीक है, तीनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है एक पेज में। अब इस फंक्शन के अनुसार इसको लगा के देखते हैं क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। y डबल डैश लिखो भाई सबसे पहले तो 9 ई की पावर -3x और प्लस वाई डैश का मतलब क्या है, माइनस ऑफ ई -3x पावर। ठीक है, माइनस ऑफ 6 और y की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या जा रहा है। तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ इसे, 9 ई की पावर माइनस ऑफ 3x माइनस 3 ई की पावर -3x और माइनस ऑफ 6 ई की पावर माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। इनको कहीं मैं जोड़ दूँ आपस में, जोड़ूंगा क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होंगे, चिन्ह लेकिन माइनस का ही आएगा। 9 ई की पावर माइनस ऑफ 3x, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा, हालांकि ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये आपको पता होगा। तो 9 ई की पावर माइनस ऑफ 3x, क्योंकि 6 और 3 9 होते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ये भाई प्लस का ही चल रहा था, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये तो हमें प्लस का ही आया था यहाँ पे अवकलन के बाद। तो ये देखो माइनस का, ये देखो प्लस का, कट गया आपस में, तो 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो जब 0 इक्वल टू 0 आ गया, कहने का मतलब है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपका इट्स प्रूव हो गया, मतलब ये प्रूव हो गया कहने का मतलब। तो आप ये लिख सकते हो अतः ये सिद्ध होता है ना, या इंग्लिश मीडियम से हुआ था आप लिख सकते हो इट्स प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं होता, आप जो मर्जी वो लिखें। खैर ऐसे क्वेश्चन को करना है, मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई। हमको ये क्वेश्चन दे रखा था, हमको कहा था कि ये जो अवकल समीकरण है ये इसके लिए सही है, तो हमने इसको प्रूफ करना है कि ये अवकल समीकरण पहले मान निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, है ना, ये तो दे ही रखा था। और वो 0 आना चाहिए, तो मैंने वाई डैश का मान निकालने के लिए सबसे पहले वाई डैश का मान निकाल लिया, फिर वाई डबल डैश का मान निकाल लिया, और 6 ऑफ वाई तो हम सीधे निकाल सकते थे इससे, और सबकी वैल्यू यहाँ पे मैंने रखी गई। ठीक है, जब सबकी वैल्यू रख के सॉल्व किया तो यहाँ 0 0 आ गया, दोनों बराबर आ गए, तो ये प्रूफ हो गया सिंपल से। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइज। अब हम पढ़ रहे हैं ए और बी को हटाने वाले प्रश्न। देखो ये भी बहुत ज़्यादा सरल हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट थोड़े बहुत तो कठिन होंगे, है ना, जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं उनसे। ठीक है गाइज, पहले मैं बता दूं कि आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो 9.2 तो आप बिल्कुल यार कमेंट कर दो, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के यहाँ पे, है ना, अपने चैनल पे डाल दूंगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ना आता है तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराता हूँ भाई, कितना कराऊंगा, है ना, सारे 1 शॉर्टेड भी कराना है मुझे पहली बात तो, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करा लूँगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10-10 घंटे की वीडियो बनेगी, फिर यूनिकनेस नहीं हो जाएगी मेरी वीडियो में। ठीक है, इसलिए भाई जो क्वेश्चन ना आता हो आप बताओ, मैं उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं सब क्वेश्चन तो नहीं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आता हो आप, वो एक ही क्वेश्चन नहीं, आप 5-5 6-6 क्वेश्चन ना आते हैं वो भी आप मेरे को एक साथ बता सकते हो। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, अब हम लोग चलो तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं, ए और बी को लेट करने का। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे आता है लिखा हुआ, ये भी सर थोड़ा दिखा देते तो बहुत कृपा हो जाती है आपकी। बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ पे देखो कैसे हम देखेंगे। देखो वक्र के कुल का मतलब ये आपको एक वक्र दे रखा है। ठीक है, किसी का भी वक्र हो सकता है, वक्र का मतलब ये होता है कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एक वक्र दे रखा है, इसमें ए और बी क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, निर्भूत करने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी यहाँ से आपको ए और बी जो है ना इसको हटाना है यहाँ से। ठीक है, आप 2 बार ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस इक्वेशन को, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते हो, 2 ही बार करना है और ए और बी हट जाए आपका, ऐसा कुछ करना है। मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं।
गाइज ये आपको इक्वेशन दे रखी थी कर्व की, ठीक है। देखो इसमें मेरे को ए और बी को गायब करना है, ठीक है। गायब करने का मतलब हट जाए या ऐसा कुछ कर दूं मैं। और कैसे हटा कैसे सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे अवकलन करके इनको हटा सकता हूँ। और क्वेश्चन की जो नियम और शर्त होते हैं वो भी यही होते हैं। आप इसको इसमें से इस इक्वेशन या जोन सी भी इक्वेशन आपको दी हो उसमें से ए और बी को हटाना है और आपको अवकलन का ही यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। अवकलन का तो यूज़ कर लेंगे, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन ए और बी हटेंगे कैसे अवकलन का यूज़ करके, ये हमारे मन में थोड़ा सा अड़क रहा है। चलो एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करके देखते तो आखिर आएगा क्या। तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया या डी डैश कर दिया, वाई डैश कर दिया सीधे, ठीक है। चलो सर कर तो दिया, सही है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ए कांस्टेंट है, अचर मेरे को पहले बता रखा है कि ए और बी आपका क्या है, ए और बी अचर है यानी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये गुणा में लगा हुआ है इसके साथ, तो मैं ए को बाहर फेंक सकता हूँ, ए को बाहर फेंका। साइन एक्स प्लस बी का मैंने किया, साइन एक्स प्लस बी का क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। और फिर डी अपॉन डी एक्स किया एक्स प्लस बी का, क्योंकि ये श्रृंखला नियम है, बच रहा था ये, ठीक है। चलो सर अब आगे क्या हुआ, ए कॉस एक्स प्लस बी एंड साइन एक्स का 1 ही होता है और बी का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 1 ही आएगा और 1 से इसमें मल्टीप्लीकेशन होगी तो यही आ जाएगा, कहने का मतलब। सर अभी तो कुछ हटा नहीं यहाँ से, ए भी है बी भी है। चलो बेटा एक बार और कर लो, देखो कुछ होता है क्या। चलो एक बार और कर लेते हैं, सर आपने कहा। तो यहाँ से मैं एक बार और कर दूँ इसमें, तो मेरा ए फिर बाहर चला जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस बी सर। उसके बाद सर फिर मैं एक्स प्लस बी का करूँगा तो एक्स प्लस बी का फिर से वही हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 आ जाएगा टोटल। तो लिखने का फ़ायदा ही नहीं कुछ सर, ऐसे ही लिख देते हैं। माइनस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, ये आ गया सर। अभी भी ए और बी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ ऐसे सिचुएशन में, देखो यहाँ पे कहीं मैं वाई डबल डैश लिखूँ तो वाई डबल डैश मेरा है ये, ठीक है। तो वाई डबल डैश है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि वाई डबल डैश है और कहीं मैं इसके साथ प्लस कर दूँ, वाई के साथ प्लस कर दूँ वाई को, तो क्या मुझे 0 मिल जाएगा। एक बार देखो करके आप। तो कहीं मैं वाई डबल डैश के साथ वाई को प्लस कर दूँ, देखो भाई वाई डबल डैश क्या है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और वाई क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी। मतलब ये तो माइनस का है और ये तो प्लस का है सर। हाँ सर ये तो सही कह रहे हो यार कि ये और ये कहीं मैं जोड़ूँ आपस में तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। और सर ये तो आपने अवकल समीकरण बना दी सर, कि आपने लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस सर ये वाई हो गया सर इक्वल टू 0 सर। ये तो अवकल समीकरण है सर। ओ माय गॉड, मतलब सर आपने तो अवकल समीकरण बना दी अवकलन का यूज़ करके। ए और बी तो है ही नहीं सर इसमें, है ना, यानी ए और बी को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हैं ए और बी को हटाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। हालांकि आपको इसमें कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में ये जो आपको कर्व दे रखी है, जो वक्र दे रखा है, ये खुद ही देखना पड़ता है कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, उसकी कोई आप चिंता मत करो गैस। वैसे वो कोई समझाने वाले पार्ट में नहीं आता है, तब भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ के आए थे। मैंने कोई डैशबोर्ड एजुकेशन में आपको डाल रखा था, कहीं आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार पढ़ना। वहाँ पे मैंने आपको कर्व के बारे में बताया था और दीर्घवृत्त के बारे में बताया था, लघु वृत्त के बारे में बताया था, तो इनकी इक्वेशंस को भी बताया था। फॉर द एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि कहीं मैं दीर्घवृत्त का कोई लेता हूँ, दीर्घवृत्त, ठीक। दीर्घवृत्त का सर जो हमारी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आती है सर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आती है इज इक्वल टू ए बराबर। तो ये इक्वेशन आपको खुद याद होनी चाहिए गाइस। क्वेश्चन में तो ऐसे दे देगा, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स एक्स तथा वाई नहीं तथा जिनके मूल बिंदु पर हो केंद्र उनका, ठीक है। तो कहने का मतलब है, क्वेश्चन देखो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता रहा था कि ऐसे दे देगा, देखो ऐसे दीर्घवृत्त। अब जैसे दीर्घवृत्त सुनो ना, आपको इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी थोड़े ही दिन पहले गाइस, थोड़े ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े ही दिन पहले गाइस ये समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया था कि दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है सर, कर्व की इक्वेशन क्या होती है सर, सब कुछ यहाँ मैंने आपको बता रखा था। इस सब आपको मैंने डायग्राम्स बता रखे थे। हालांकि नहीं आता है, नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, आप टेंशन मत लो, आप सब कुछ कर लोगे, कहीं आपके दिमाग में और दिल में जुनून है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता आप याद कर लो बना के, एक पेज लगेगा, उसमें आप एक साइड लिखो दीर्घवृत्त, एक साइड लिख दो उसका इक्वेशन, सुबह एक दिन उठ के याद कर लो, क्या जा रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती गाइस, हम खुद बड़ा बनाते हैं।
तो ऐसे मतलब आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है, वैसे ज़्यादा वो मत लेना, ये भी नहीं आता है, बहुत कम कंडीशन है, बट इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसे पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइज, अब हम लोग सीखते हैं व्यापक और विशिष्ट हल ज्ञात करना। ठीक है, कोई अवकल समीकरण दी होगी, उसका हम लोग हल जो होता है ना, उसको सॉल्व हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो व्यापक हल, एक तो विशिष्ट हल। दोनों ही मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो बहुत सरल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो व्यापक हल क्या होता है। व्यापक हल और विशिष्ट हल की 99 पॉइंट प्रक्रिया एक जैसी होती है। 99% आप जब हल करते हुए जाओगे ना, एक जैसी दोनों में करोगे। बस विशिष्ट हल थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा ही होता है कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ उल्टा होता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमको इक्वेशन दे रखी थी भाई, हम उसका कोई एक अवकल समीकरण बना रहे थे। अब हमें अवकल समीकरण दी होगी और हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो वही है कि हम अवकल समीकरण को हल करके किसी इक्वेशन के रूप में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब हमें इक्वेशन, अवकल समीकरण दी जाएगी, उसको हमें इक्वेशन में यानी एक समीकरण में खाली कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर द एग्जांपल मैं एक अवकल समीकरण लिख ही देता हूँ कि वाई डैश बराबर 1 + y² अपॉन 1 + x²। ठीक है गाइस, ये है। देखो सर कैसे करना है इसे, देखो समझो, आप खाली समझो, बुक बुक पे ध्यान मत दो, खाली समझो। देखो मैं इसे लिख कैसे सकता हूँ, सबसे पहले तो dy/dx² इज इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। ये आपकी एक क्या है, अवकल समीकरण है। मैंने इतना पढ़ा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा अवकल समीकरण क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे इंटीग्रेट का, जब आपको कोई भी ना अवकल समीकरण दिए हो और आपको खाली एक सिंपल इक्वेशन में उसका कन्वर्ट करना होता है, तो आपको इंटीग्रेशन का काम होता है। और कहीं आपको कोई इक्वेशन है, उसको अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। बात समझो, कोई खाली सिंपल सी इक्वेशन है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है, तो आपको अवकलन की जरूरत पड़ती है। और कहीं किसी अवकल समीकरण को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक अवकल समीकरण दे रखी है, इसको मुझे एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो सर, सबसे पहले आपको, जैसे ये एक्स वाला है ना, इसको dx के साथ ले आओ किसी तरह, और जो ये y वाला है ना, इसको dy के साथ ले आओ। कैसे ला सकते हैं, कहीं में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसा करना है कि आपको जो है ना, कि dy और dx हमेशा हर अंश में आए, हर में नीचे ना आए, ऊपर ही आए हमेशा, है ना। क्या मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dx अपॉन 1 + x²। मैंने किया कुछ नहीं है गाइज, मैंने खाली इंटरचेंजिंग की है, इसको इधर ले आया हूँ, इसको इधर ले आया हूँ खाली। ठीक है, ये जो dx है ना, इसको इधर ऊपर ले गया हूँ, और ये वाली जो चीज़ है इसको नीचे ले आया हूँ। कर सकते हैं ऐसा, मल्टीप्लिकेशन लॉ हमने सबने पढ़ रखा, बचपन से पढ़ रखा है कि हम ऐसे तल बतल कर सकते हैं कहीं इक्वल में कोई चीज़ है, क्योंकि ये देखो ऊपर है और ये नीचे जाएगी, है ना, ये नीचे है तो इधर गुणे में आएगी, है ना, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ हमने ऐसे कर लिया। अब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन, दोनों साइड में समाकलन करते हैं हम लोग, समाकलन, यहाँ समाकलन ही आएगा गाइस, ये ध्यान देना। चलो भाई, दोनों पक्षों में समाकलन कर लो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x²। ठीक है, सिंपल सी बात है। सर ये तो आपने अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले समाकलन वाली वीडियो में, ये तो सर tan इनवर्स होता है, मेरे ख्याल से पूरा फॉर्मूला ही है tan इनवर्स वाला ही। तो tan इनवर्स y हो गया सर ये, क्योंकि नीचे y है, इज इक्वल टू, सर ये तो अभी आपने उसी दिन पढ़ा रखा था कि tan इनवर्स x हो जाएगा, जैसे ये y हुआ वैसे ये x हो जाएगा सर, बिल्कुल सही। साथ में सर एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, एक कांस्टेंट इधर भी आएगा, हम एक खाली लेते हैं, चाहे इधर ले लें चाहे इधर ले लें, है ना। मैंने आपको वहाँ भी बता रखा है, कांस्टेंट तो एक ही आएगा हमेशा, 10 तो आएंगे नहीं। तो देखो गाइज, ये आपकी एक सिंपल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे आपको कहीं भी dy अपॉन dx नहीं देखने को मिल रहा होगा, एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, हमने किसके मदद से किया, इंटीग्रेशन की मदद से किया। किसको किया, अवकल समीकरण को किया। किसमें किया, एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, अच्छा सर, ये व्यापक हल है गाइस, ये व्यापक हल है, ये ध्यान देना। यही क्वेश्चन में करना, 90% प्रक्रिया वही होती है। अब मैं इसी क्वेश्चन को विशिष्ट हल के लिए करता हूँ। देखो विशिष्ट में क्या होता है, विशिष्ट हल में क्या होगा गाइस, विशिष्ट हल में यहाँ पे आपको x और y की कुछ वैल्यू दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू, फॉर द एग्जांपल मान लो मैं कह दूँ कि कुछ भी ले लो यार, 1 दे दी मान लो, y की वैल्यू, x की वैल्यू मान लो 0 दे दी। ठीक है, तो अब आपको जो इक्वेशन आई है ना, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा tan इनवर्स 1, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 0।
ठीक है, और प्लस सी रहन दो, या हाँ सी तो रहेगा भाई, सी तो रहेगा। ठीक है, देखो विशिष्ट हल होता है ना, विशिष्ट हल में सी रहता ही है। अब यहाँ से आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 10 - x - 10 - 0। अच्छा सर, इसको सॉल्व कर लिया ना, और सी की वैल्यू कुछ आ जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल मैं मानता हूँ 5 आ जाए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान रहा हूँ, तो ये सी की वैल्यू 5 आई ना, यही विशिष्ट हल है। तो खाली एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, और आपका जो इक्वेशन आता है उसमें आपको भी वैल्यू रखनी होती है खाली, ठीक है, और सी की वैल्यू आ जाती है, वही विशिष्ट हल है। ठीक है, तो सिंपल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, और कोई बड़ी बात नहीं है व्यापक और विशिष्ट हल में। ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं पे हम लोग थोड़ा ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लोग समझाती है, और जो आपके dy/dx प्लस py इक्वल टू q वाले फॉर्म वाले क्वेश्चन है उन दोनों को करेंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार हम लोग उसको टिक कर लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया गाइज, घात निकालना, कोटि निकालना, सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को भी मैंने आपको बता दिया, ए बी को कैसे हटाते हैं वो भी आपको बता दिया, विशिष्ट और व्यापक हल भी अभी अभी आपको बता दिया। हालांकि बची समघाती और ये वाली बात, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कितने टफ हैं ये दोनों, है ना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अगली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और इन जो ये सब अभी मैंने करा दिए जिनमें टिक लगा है गाइज, इनको भी पढ़ते रहना, ठीक है। और इनके कोई क्वेश्चन ना आए तो आप बिल्कुल पूछ लेना, है ना, इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना, ताकि जब मैं इन दोनों पे वीडियो बनाऊँ ना, तो लास्ट में वीडियो में आपके क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इन दोनों को छोड़ भी रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इन दोनों को कर लेंगे, और जो इनके क्वेश्चंस आप लोग की तरफ से निकल के आएंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द। जब तक आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और इनके संबंधित कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में पूछो। सो थैंक्स अबाउट इट, देन यू सी द वीडियो फ्रॉम UTK एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।